हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का 6 यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समाजीकरण। समाजीकरण किस प्रकार से होता है, प्रक्रिया में क्या-क्या होता है। समाजीकरण में देखिए समाज में जो बच्चा ढल जाता है तो वो किस प्रकार से ढलता है, सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आपके जो 13 नंबर का ये यूनिट है, तो 13 नंबर आपके इस यूनिट में पक्के हो जाएँ उन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने की। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला बिंदु हम डिस्कस करते हैं समाजीकरण क्या है, परिभाषा के रूप में डिस्कस करते हैं। और समाजीकरण किसी बच्चे का किस प्रकार से होता है। देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोकाचार, उसकी परंपराएं और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके साथ अपना समन्वय स्थापित करता है और उनके साथ में जुड़ जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है तथा जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों के साथ में अनुकूलन करना सीखता है और उसको प्रभावित भी करता है। इसके बाद में देखिए, उपर्युक्त विश्लेषण से निम्न बिंदु उभर कर के आते हैं। तो कौन-कौन से बिंदु हैं समाजीकरण में? पहला बिंदु है कि यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है, समाजीकरण सीखने की सतत प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु है समाजीकरण के द्वारा बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तीसरा बिंदु है यह इस प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए धारित करता है या फिर सामाजिक जो व्यवहार हैं उनको धारण कर लेता है। चौथा बिंदु है समाजीकरण में बच्चा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ में समन्वय स्थापित करता है। पांचवा बिंदु है बच्चे अपने संस्कृति एवं मूल्यों के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना सीखते हैं। आपको आपने देखिए, अगर आप सीरीज आपके पास है तो आपने ऑप्शनल प्रश्न में देखा होगा इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर 3 ऑप्शन तो इनमें से दे देंगे और एक उपयुक्त सभी वाला डाल देंगे ऑप्शन। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है तो आपको उपयुक्त सभी टिक करना होता है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो आपको इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है कि समाजीकरण के अंतर्गत कौन-कौन से बिंदु हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? अब इसमें देखिए, पहला कारक आता है लालन-पालन, बच्चे का पालन-पोषण किस प्रकार से होता है। उसके अंतर्गत है कि जन्म के बाद शिशु की जो देखभाल है एवं आवश्यकताओं को समझना, उन आवश्यकताओं को तत्परता एवं लगाव के साथ में पूरा करना, शिशु को स्नेह एवं पोषण प्रदान करना, शिशु की प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि उचित लालन-पालन द्वारा ही संभव है। अतः बच्चे के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में लालन-पालन, बच्चे का पालन-पोषण महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला कारक हो गया। इसके बाद में दूसरा कारक आता है सहकारिता। सहकारिता में देखिए, शिशु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने पारिवारिक वातावरण से सहकारिता का पाठ सीखता है। शिशु अपने आसपास जो कुछ देखता है उसका अनुसरण करता है। माता-पिता का आपसी सामंजस्य, भाई-बहनों में लगावपूर्ण संबंध, दादा-दादी, नाना-नानी एवं अन्य परिजनों से घुलने-मिलने एवं विविध जो क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा बच्चे में सहकारिता की भावना सहज उदित होने लगती है। इसके बाद में तीसरा कारक है सहानुभूति। सहानुभूति में देखिए, जीवन की आधारित वर्षों में बच्चे के अमान्य सामाजिक व्यवहार में परिष्कार के दौरान यदि पीड़ाजन्य अनुभव का एहसास होता है तो बच्चे के समाजीकरण में अवरोध होता है। शिशु अवस्था से बच्चों को प्यार, दुलार एवं सहानुभूति के साथ में सामाजिक व्यवहार सिखाए जाने चाहिए। इसके बाद में चौथा कारक आता है स्पर्धा। स्पर्धा में देखिए, स्वस्थ स्पर्धा विकसित करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक जाति, धर्म, लिंग भेद की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके अपने विद्यार्थियों को कक्षा कक्षों एवं कक्षा कक्षों के बाहर की गतिविधियों के परस्पर अंतःक्रिया के दौरान स्वस्थ स्पर्धा हेतु प्रेरित करते हैं। बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी जाति धर्म भेद के, तो उनके शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे में विद्यार्थी समुदाय अपनी पूर्ण समझ बनाते हुए समूह में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। इसके बाद में पांचवा कारक है सहयोग। सहयोग में देखिए, आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके बच्चे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करके अपना स्थान बना सकते हैं। इसके लिए सशक्त अंतःक्रिया आवश्यक है क्योंकि यह सहयोग देने या फिर लेने के लिए मजबूत आधार बनाती है। बच्चे अपने जीवन काल में विविध सामाजिक संस्थाओं में के संपर्क में आकर के अंतःक्रिया करते हुए सहयोग करना सीखते हैं। विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, तो वो सब जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत आकर के बच्चा क्या सीखता है, अंतःक्रिया करते हुए आपसी सहयोग करना सीखता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और छठा कारक जानते हैं आक्रामकता।
आक्रामकता में देखिए व्यवहार परिमार्जन में शिक्षक समाज का एक भिन्न अंग है। यदाकदा शिक्षक बच्चों को यह भी सिखाता है कि बच्चे अपने अधिकारों को पाने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी बात रख सके। बच्चों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता उन्हें अपने जीवन काल के सामाजिक परिवेश में विविध क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों से सकारात्मक रूप से जुड़ने में सहायक हो सके और बच्चे समाज में अपनी सही तस्वीर बना सके। तो आक्रामकता इस तरह से आपको ध्यान रखना है और ये 6 कारक आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होती है जो निम्न है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, परिवार, विद्यालय और समुदाय, मित्र मंडली, शिक्षक, मीडिया। तो ये कुछ 6 प्रकार की संस्थाएँ होती हैं जिनके अंतर्गत बालक सीखता है या उनके संबंध में, उनके सामंजस्य में रह कर के वो बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु हम डिस्कस करते हैं विभिन्न जो संस्थाएँ हैं जिनसे बच्चा प्रभावित होता है या बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो उसमें पहला बिंदु आता है परिवार का। बच्चा जन्म के बाद अपने माता-पिता, भाई-बहनों तथा अन्य परिवारजनों के संपर्क में आता है। बच्चा अपने लालन-पालन के दौरान परिवार के विविध तौर तरीकों को सीखता है, तौर तरीकों से परिचित होता है। माता-पिता का सामंजस्य भरा लगाव, देखभाल तथा समझ-बूझ से की गई परवरिश से बच्चे के भावी जीवन की नींव खड़ी होती है। इसके बाद में दूसरा संस्था है विद्यालय। विद्यालय में देखिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु घर की चारदीवारी से निकल कर के विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करके नवीन सामाजिक परिवेश से परिचित होता है। विद्यालय के नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र संगी साथियों से विद्यालय की विविध गतिविधियों के माध्यम से परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सामूहिक जीवन के कला कौशलों को सीखता है। विद्यालय ही शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए समुदाय का। समुदाय में देखिए समुदाय जो है सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं होती है, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और अपनी अपनी नीतियां होती हैं। बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण एवं विकास में जो कि सहायक होती हैं और जिस तरह की प्रथाएं हैं, जिस तरह के रीति रिवाज हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को ढाल लेता है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे के समाजीकरण में सहायता मिलती है। इसके बाद में चौथा बिंदु है मित्र मंडली का। मित्र मंडली में देखिए समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं इनमें मित्र मंडली की अहम भूमिका है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हुए अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जैसे खेल, खेल के नियम, सहयोग, अनुशासन, समायोजन, परिणाम, नेतृत्व आदि काम बच्चा मित्र मंडली के अंतर्गत सीखता है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है शिक्षक संस्था। यहाँ पर शिक्षक के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण एवं उसके समाजीकरण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के व्यक्तिगत, चारित्रिक एवं व्यावसायिक गुणों का प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधित नियमितताओं के साथ साथ आदत व व्यवहार संबंधित समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद में छठा बिंदु है मीडिया का। मीडिया में देखिए आजकल के जो बच्चे हैं जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे होते हैं। अतः मीडिया के व्यापक संसार से बच्चे अछूते नहीं हैं। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों यथा टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण को नवीन अर्थ प्रदान कर रहा है और जो सोशल मीडिया पर चलती रहती है उल्टी सीधी बातें, तो उनको सीखता रहता है। उस तरह से भी बच्चे का जो विकास है वो काफ़ी प्रभावित होता है और मीडिया की भी अहम भूमिका रहती है बच्चे के समाजीकरण में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने महत्वपूर्ण बिंदु आता है सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है। यह स्वयं के सीखने का एवं समाज में स्वयं को ढालने का आधार है। इस प्रकार बच्चों में अनवरत रूप से सामाजिक व्यवहार की सही समझ विकसित होती है जो समाज एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखती है। सामाजिक अंतःक्रिया का 2 स्तरों पर अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म और वृहद। सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसका अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म अंतःक्रिया और वृहद अंतःक्रिया। आइए इनके बारे में भी कुछ बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले बात करेंगे सूक्ष्म अंतःक्रिया की। तो व्यक्ति के मध्य तक ही सीमित रहती है। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में पारस्परिक संबंध होने के साथ में सामाजिकता के गुणों को ग्रहण करता है। इसके बाद में वृहद अंतःक्रिया देखिए समुदाय, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारीय होती है। इसमें व्यक्ति विशेष विस्तृत रूप से संबंध स्थापित करता है और एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचारों के साथ में आत्मसात करता है। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए संप्रेषण। संप्रेषण में देखिए हम पारंपरिक अंतःक्रिया के लिए शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग करते हैं। इसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं।
संप्रेषण की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। सामाजिक संपर्क स्थापित करने में संप्रेषण के साधन उपयोगी हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको संप्रेषण में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेंडर। जेंडर एक सामाजिक आयाम है जो हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान में विभाजित करता है। बच्चे के जन्म लेते ही एक कल्पना उभरने लगती है कि इसकी पहचान एक ताकतवर, शक्तिशाली, रोबीले, कमाऊ या फिर व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में होने लगती है। इसी तरह से जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसकी पहचान कमज़ोर, पराधीन, सहनशील आदि के रूप में होने लगती है। बालिका के संदर्भ में उसी समय से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो पहले धारणाएँ बनी हुई थी कि जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, तो उसके अंतर्गत ये बातें कही गई है। अब जब आज के ज़माने में आप देखेंगे तो लड़का-लड़की को बराबर आँका जा रहा है और दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं अधिकांश समाजों में। बट अभी भी काफ़ी जगह पर आप देखेंगे तो गाँव देहात में इनमें, तो वहाँ पर अभी भी जो लड़के लड़कियों को बराबर नहीं आंकते हैं और पुरुष प्रधान समाज काफ़ी जगह पर देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे देखिए, जेंडर के विकास हेतु उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं? तो पहला है जैविकीय प्रभाव जो कारक है। इसके अंतर्गत देखिए मानव में जो क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र का जो 23वां जोड़ा है लिंग का निर्धारण करता है। सामान्यतः महिलाओं में 2 गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में जो 2 गुणसूत्र होते हैं लास्ट वाले लिंग वाले, वो एक्स और वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए जेंडर विकास हार्मोन के बनने व सक्रिय होने से होता है। गुणसूत्र लिंग विभेद निर्धारित करता है, जबकि संस्कृति व समाज जेंडर को सशक्त एवं सबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में सामाजिक प्रभाव में देखिए दूसरा बिंदु, सामाजिक प्रभाव। तो इसमें माता-पिता व परिवार की अहम भूमिका रहती है और उन्हीं से जो बच्चा सीखता है तो उससे समाज पर प्रभाव पड़ता है और आस-पास वह सीखता जाता है। तीसरा बिंदु आता है संज्ञानात्मक प्रभाव। तो कोहलबर्ग ने जेंडर के विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव की भूमिका को निम्न प्रकार से बताया, जिसके अंतर्गत 3 स्तर में बात करी गई। जिसका पहला स्तर है जेंडर पहचान। जेंडर पहचान में देखिए इसमें बच्चा जैसा भी अपने परिवार में रह कर के सुनता है, उसी रूप में जेंडर को देखता है। इससे प्रभावित होकर के बच्चा स्वयं व अन्यों को लड़का अथवा लड़की के रूप में देखता है। इस स्तर में बच्चा जेंडर को एक स्थायी रूप में नहीं देखता। इसके बाद में दूसरा स्तर है जेंडर स्थिरता। जेंडर स्थिरता में देखिए इस स्तर पर एक समय के उपरांत जेंडर को एक स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि लड़के पिता बनेंगे और लड़कियां माँ बनेंगी। इसके बाद में तीसरा स्तर देखिए जेंडर पूर्व स्थायित्व। जेंडर पूर्व स्थायित्व में देखिए इस स्तर पर बच्चा जेंडर को पूर्ण व स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि यह एक जैविकीय कारक है, न कि बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना इस तरह से कोई कारक, अथवा वेशभूषा पहनना इस तरह का कोई कारक, या फिर खेल खेलना इस तरह का कोई कारक नहीं है। यह एक जैविकीय कारक है जो पैदा होने के साथ ही आता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अस्मिता, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइडेंटिटी। इसके अंतर्गत देखिए अस्मिता वह विशिष्ट लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की जो स्थिति है उसको निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्मिता की निर्मित एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति अथवा समूह के लिए उसके उद्भव से ही प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत एवं अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से अस्मिता का निर्माण करता है। अस्मिता का निर्माण किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्माण व्यक्ति अथवा समूह के सांस्कृतिक व राजनीतिक परिदृश्य आदि पर भी आधारित होता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की अस्मिता के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें पहला है क्षेत्र। क्षेत्र में देखिए समाजीकरण के प्रमुख जो घटक हैं उनमें क्षेत्रीयता का विशिष्ट स्थान है। बच्चे का जन्म, लालन पालन जिस परिवेश में होता है उसी के अनुरूप उसका समाजीकरण स्वतः ही होता रहता है। क्षेत्रीय विशेषताएं व लक्षण बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करते हुए उसकी अस्मिता के परिचायक बन जाते हैं, जैसे बिहारी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बंगाली, पहाड़ी आदि उसकी पहचान बन जाती है, जो कि उसका क्षेत्र पर डिपेंडेंट रहती है। इसके बाद में दूसरा कारक आता है धर्म का। धर्म में देखिए समाज बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वैश्विक परिस्थितियों में धर्म आनुवांशिकता आधारित परिलक्षित होता है। बच्चा जन्म के पश्चात जिस धर्म से पलता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने आदर्शों, अनुशासन, व्यवहार, मूल्यों एवं आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनके साथ में समाजीकृत हो जाता है। बच्चे की धर्म अस्मिता उसके पालन के धर्म के अनुरूप विकसित होती जाती है, तो धर्म भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद में तीसरा कारक आता है जाति।
जाति में देखिए आदिकाल से मानव समाज के विभाजन का एक मुख्य आधार जाति रही है। प्रत्येक जाति की अपनी कुछ विशेषताएं रहती है जिसका प्रभाव उस जाति के बच्चों की अस्मिता पर पड़ता है, उनकी आइडेंटिटी पर पड़ता है। यथा विविध जो जातियां हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं एवं उनके जो सामाजिक नियम हैं, उनके आधार पर जाति विशेष के लोगों के व्यवहार रीति नीतियों में भिन्नताएं दिखाई देती है। यह भिन्नताएं उस जाति में पलने बढ़ने वाले बच्चों की जो अस्मिता है उसको भी प्रभावित करती है, उनकी आइडेंटिटी को भी प्रभावित करती है। इसके बाद में चौथा कारक है लिंग। लिंग कारक में देखिए मानव समुदाय को लैंगिक आधार पर जाना जाता है। समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष में अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं के कारण विशिष्ट अस्मिता धारित की गई है। विभिन्न जो धर्म हैं उनमें विभिन्न मानव समुदाय में लिंग आधारित विभेदन देखने को मिलता है। किसी सामाजिक धार्मिक परिवेश में मानव समुदाय की लिंगगत स्थिति उनकी भूमिकाओं और विशेषताओं के आधार पर सम्मानजनक है, तो बच्चों का समाजीकरण जो है सम्मानजनक तौर पर होता जाएगा। अगर उनमें समानताएं रखी जाती है तो बच्चों के अंदर भी समानताएं रखी जाएंगी और उनका जो पालन पोषण है वो भी अच्छे से होगा। अगर उनमें भेदभाव होगा तो फिर उनका जो पालन पोषण है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको ये चार कारक भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेष जो योग्यता वाले बच्चे हैं, उनके बचपन की स्थिति किस प्रकार की रहती है और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर प्रश्न आता है तो आपके लिए कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा मन से बना करके फिर उसमें जोड़ करके आपको लिख देना होगा, जो कि आप ऑलरेडी एग्जाम्स में अपने करते आ रहे हैं। इसके बारे में देखिए विशेष रूप से अक्षम जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते या फिर सुन बोल नहीं सकते आदि बच्चों की ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और हालत यह है कि महानगरों की व्यस्त जो ज़िंदगी है वहाँ पर आधा वक्त कार्यस्थल तक पहुँचने की दौड़ भाग में ही निकल जाता है। वहीं अगर कोई विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है तो उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में सहज ही आप अनुमान लगाया जा सकता है। आप देखिए मान लो डेली आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको रास्ते में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब वहीं पर अगर मान लो कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, मान लो उसकी आँखें नहीं है, तो फिर वो जा रहा है तो उसको देखने में दिक्कतें रहेंगी, किधर रास्ता भूल जाए या फिर किसी के टकरा जाए, तो वो सब चीज़ें उसको वो सब दिक्कतें रहेंगी। या फिर मान लो वो बोल नहीं सकता, तो फिर वो मान लो इशारों में समझा देगा तो उसको दिक्कतें कम रहेगी, बट फिर भी दिक्कतें उसको रहेगी। तो इस तरह से आपको बिंदु इस पॉइंट में ऐड कर देने हैं और इसके बाद में देखिए अक्सर विकलांगों के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं वो भी इस तरह की मांग करती हैं कि विकलांगों की जो समस्याएं हैं इन पर हर बजट में विचार होना चाहिए और उनके लिए जो उनकी सुविधाओं को लेकर के बात होनी चाहिए। उनके लिए सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण भी बढ़ाया जाना चाहिए और उनके लिए एक विशेष कोटा होना चाहिए कि उनको जो स, अपना समाज है उसमें मान सम्मान मिले और उनको अच्छी पद पर कार्यरत वो रहें। इस तरह से आपको कुछ बिंदु इसमें ऐड कर देने हैं विशेष योग्यता के बारे में अगर आपको प्रश्न आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बाल प्रताड़ना पर बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है। बाल प्रताड़ना का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें देखिए बच्चों को दिया जाने वाला दंड बाल प्रताड़ना है। यह शारीरिक, मानसिक या फिर भावात्मक होता है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है उसे डांटना भी एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना, स्कूल में उठक बैठक लगाना, कक्ष के बाहर खड़ा कर देना आदि शारीरिक प्रताड़ना है। बच्चा मनमोजी होता है और वह वही करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जबरन उसे स्कूल भेजना, गृह कार्य करवाना, बात बात पर रोका टोकी करना आदि भी बाल प्रताड़ना की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे धीरे धीरे अपने जो खेलने हैं उनकी, पढ़ने खेलने की जो इच्छा है उनकी वो समाप्त होने लगती है, वह चुपचाप रहने लगता है। तो बच्चों के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए और जो उनकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करवाए जाने चाहिए। तो उससे आप उनको सुधार सकते हैं। जो बाल प्रताड़ना है वो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक रहती है। तो इस तरह से आप जोड़ के बिंदु लिख देंगे, कुछ मेन बिंदु मैंने आपको बता दिया है और आप अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसमें लिख पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके इस तरह से आ सकता है कि बच्चे हिंसा व नशाखोरी की ओर प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे बड़ों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं जैसा कि आप जानते हैं और ये भेदभाव से परे सभी के प्रति स्नेह रखते हैं। ऐसा ही विश्वास व स्नेह बड़ों से चाहते हैं, परंतु बच्चों के पढ़ने व खेलने की आयु में उन्हें विपरीत परिस्थितियों में बचपन गुजारने के लिए मजबूर कर देना अमानवीय ही नहीं वरन मानवाधिकार के विरुद्ध भी है। बच्चों के विपरीत परिस्थितियों में जाने के कारण जैसे निर्धनता, अशिक्षा, बड़ा परिवार, बच्चों में भेदभाव, माता पिता द्वारा बच्चों का परित्याग, अनाथ
परिवार से बिछड़े हुए बच्चे, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे आदि इस श्रेणी में आते हैं। और ये बच्चे सामान्यतः हिंसा में लिप्त हो जाते हैं और उनमें नशे की आदत पड़ जाती है अगर गलत संगत में वो आ जाएँगे तो। बाल प्रताड़ना से उनमें घृणा, भय, उग्रता उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक मनमुटाव जैसे माता-पिता का झगड़ना, शराब पी कर के मारना-पीटना आदि बातें भी बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंसा को लेकर के। हिंसा में देखिए बच्चा अपनी स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति है वो करना चाहता है और स्वतंत्र सोच रखते हुए निर्णय लेना चाहता है। तत्पश्चात एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में बच्चे की उचित देखभाल व उचित संरक्षण नहीं होने से तथा माता-पिता, आस-पड़ोस, मित्र आदि द्वारा उपेक्षित होने से बच्चा उग्र हो जाता है और उसमें बदले की भावना जागृत हो जाती है तथा वह हिंसा की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो हिंसा के अंतर्गत आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में बात करते हैं नशाखोरी को लेकर के। तो बच्चा घर परिवार में जो भी देखता है उसकी नकल करने का प्रयास करता है। आजकल बदलते परिवेश में माता-पिता अति व्यस्त रहते हैं और उनके पास में समय की कमी के चलते वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और इस प्रकार बच्चों से बात भी नहीं कर पाते और बात-बात में बात बच्चा कुछ पूछ रहा है मान लो, तो फिर वो बच्चे को डाँटने लग जाते हैं, तो इससे बच्चे निराश हो जाते हैं और वह अपने दोस्तों से ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं और दोस्तों के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और उन्हीं के साथ में अपनी जो सहानुभूति जहाँ पर उनको मिलती है, तो वहीं पर वो रहना पड़ते हैं, चाहे उनके साथी उचित आदतों में हो या फिर गलत आदतों में हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें अपना जो दुःख-दर्द है, वो अगर वो बाँट पा रहे हैं, तो उसी के जो संगत है, तो उसमें वो चले जाएँगे। उस प्रकार से लाड़-प्यार के अभाव में तथा उन्हें अहमियत न दी जाने से बच्चा नशाखोरी की आदतें में ग्रसित हो जाता है, अगर गलत संगत में बच्चा पड़ जाता है। तो इस तरह के कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं और आप देखिए इस तरह से बिंदु थोड़े-थोड़े ध्यान रखना है मेन-मेन पॉइंट्स को। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप जो बिंदु हैं उनको बना कर के लिख पाएँगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें मान लो परिभाषा पूछी है या फिर कुछ फैक्ट्स पूछे हैं, तो वहाँ पर आपको सेम टू सेम लिखना होता है। बट इस तरह के जो प्रश्न होते हैं नशाखोरी से संबंधित या फिर बाल प्रताड़ना से संबंधित या विशेष योग्यता वाले बच्चों से संबंधित, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको अपने मन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, अपने मन से पॉइंट बना-बना कर लिखना होता है, जो आपने कभी देखा है या महसूस किया है या जो आपने पहले के नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। आपने यहाँ पर इस वीडियो में कुछ मेन-मेन बिंदुओं को हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी समस्याएँ रहती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।